गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीना सहाय। पिछले लॉकडाउन में मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था ताकि घर में बैठे बच्चे हिंदी मीडियम से साइंस की पढ़ाई कर सकें, साइंस को समझ सकें। मुझे इतना नहीं पता था या किसी को इतना नहीं पता था कि इतने लंबे समय तक कोरोना पीरियड चलता रहेगा। मैंने 8 क्लास 9th एवं 10th के कुछ वीडियोस डाले हुए, जिनमें के 8 क्लास के बहुत कम वीडियोस हैं। 9th का मैंने काफी डाला है, आप उन्हें देखें। जो कमेंट्स करना कमेंट्स करें, मैं उसका जवाब दूंगी, उनके बारे में बताऊंगी, है ना। तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं पढ़ाते जाऊंगी, आप लोग को बताते, जहां तक संभव हो सके मैं ये काम करती रहूंगी, है ना। तो आज मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग को 10th क्लास का न्यू चैप्टर, नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आज ये नया चैप्टर है 10th क्लास के लिए, कंट्रोल एंड समन्वय। ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यदि हमारा नियंत्रण नहीं है, यदि समन्वय नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड काम कर रहा है, नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, तो हम हैं, नहीं तो हम कुछ नहीं है। ब्रेन है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जैसे कि हमारा चल नहीं पाना या घसीट के चलना, रेंग के चलना, ठीक से बोल नहीं पाना, ये सब हमारे सब ब्रेन से रिलेटेड है ना। तो आज का चैप्टर काफी इम्पोर्टेंट है, इसको खूब ध्यान से समझिएगा और जो पूछना रहेगा आप निसंकोच पूछिएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं कि सजीवों में अनुरक्षण कार्य में संलग्न जैसे प्रकृति के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना। कि पहले जो है प्रक्रम क्या था, हमारा लाइफ कैसे चलता था, हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या चाहिए था, है ना। न्यूट्रिशन चाहिए था, रेस्पिरेशन चाहिए था। तो जो जो हमारे लाइफ को चलने के लिए, उसके प्रोडक्शन के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए जो चाहिए था, वो अब हम लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। अब हम लोग ये और आगे बढ़ रहे हैं इस बात पर कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह सजीव है, या पादपों में इस तरह की कुछ गतियां वास्तव में वृद्धि का परिणाम है। तो आज हम लोग ये देख रहे हैं सजीव किस तरह से अ, हम उनका एक परिभाषा या एक परिणाम करते हैं ना, कि क्या अंतर, जो गतिशील है वो सजीव है, ऐसा हर चीज नहीं है ना। हम सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण मैं दे रही हूँ, वृद्धि। जो एक छोटा सा पौधा को हम रोपते, एक बीज को हम डालते हैं, कुछ दिनों में बीज पौधा निकल जाता है, और कुछ दिन होते होते थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और एक साल तो वृक्ष बन जाता है। वृद्धि। इधर कोई जंतु का, पिल्ला या मनुष्य का, मानव का, किसी का भी छोटा बच्चा है, 2 दिन 4 दिन 6 महीने होते तो ग्रोथ हो जाता है, और देखिए कुत्ते का बच्चा, बकरी का बच्चा, वो दौड़ने लगता है ना। तो ये तो हो गया कि वृद्धि। हम देख सकते हैं कि नवोद्भिद कुछ दिनों में गति करता हुआ मृदा को एक और धकेलकर बाहर आ जाता है, लेकिन यदि इसकी वृद्धि रुक गई होती तो ये गतियां नहीं होती। अधिकांश जंतुओं में तथा कुछ पौधों में होने वाली कुछ गतियां वृद्धि से संबंधित नहीं है। एक दौड़ती बिल्ली या झूले पर खेलता बच्चा या जुगाली करती भैंस, ये गतियां वृद्धि के कारण नहीं होती है। दिखाई देने वाली इन गतियों को हम जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं? इसका एक संभावित उत्तर यह है कि हम गतियों को
जीव के पर्यावरण में आए परिवर्तन की अनुक्रिया सोचते हैं। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन है, इनका एक संभावित उत्तर यह है कि हम गतियों को जीव के पर्यावरण में आए परिवर्तन की अनुक्रिया सोचते हैं। हमारे वातावरण में जो परिवर्तन होता है ना, वातावरण में होने वाले जो परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रिया हम करते हैं, आए हुए परिवर्तन के प्रतिक्रिया करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, अनुक्रिया सोचते हैं। तो बिल्ली इसलिए दौड़ी होगी क्योंकि वह चूहा देखी होगी, चाहे बिल्ली इसलिए दौड़ी होगी कि कोई कुत्ता उसे दौड़ाया होगा, है ना। तो यहाँ पर दोनों हो सकता है क्योंकि एक चूहा देखा था। केवल यही नहीं, हम गति को सजीवों द्वारा किए गए एक ऐसे प्रयास के रूप में भी सोचते हैं जिसमें उनके पर्यावरण में हुए परिवर्तन उनके लिए लाभकारी हो। सूर्य के प्रकाश में पौधे वृद्धि करते हैं, बच्चे झूले से आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, भैंस जुगाली करती है ताकि भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए और उसका पाचन भली भांति हो सके। जब तेज रोशनी हमारे आंखों पर फोकस की जाती है या जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमें परिवर्तन का पता लगता है और इसकी अनुक्रिया में स्वयं को बचाने के लिए हम गति करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है ना। जैसे मान लीजिए कोई चलते चलते यदि मान लीजिए कोई गर्म वस्तु है, उस पर मेरा यदि पैर पड़ेगा, मान लीजिए गर्म तवा पर मेरा पैर पड़ा, तो कितना जल्दी हम पैर को हटा लेते हैं, है ना। हमें परिवर्तन का पता लग जाता है और इसकी अनुक्रिया में स्वयं को बचाने के लिए हम गति करते हैं। कितना जल्दी हम पैर को हटा लेते हैं स्वयं को बचाने के लिए, ऐसा प्रतीत होता है ना। तो या कोई सामने से ढेला फेंक रहा हो, ढेला हमारे तक आया भी नहीं कि मेरी आंखें बंद हो जाती है। तो ये जो है, ये सब गर्म बर्तन को छूना या बहुत तेज प्रकाश का मेरी आंखों पर पड़ना या आंखों के सामने अचानक कोई ताली बजाना, ये सब वातावरण में होने वाले परिवर्तन के उदाहरण है ना। और जो काम हम ऐसा करते हैं उस प्रतिक्रिया को अनुक्रिया कहते हैं, ठीक है, वह अनुक्रिया कहलाता है। जितने भी जंतु हैं और इन्हीं अनुक्रिया जो करते हैं उन्हें हम कहते हैं उद्दीपन, उन्हें हम उद्दीपन कहते हैं। यदि हम इसके बारे में और अधिक विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण के अनुक्रिया के प्रति ये गतियां सावधानी से नियंत्रित की जाती हैं। पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया से एक समुचित गति उत्पन्न होती है। जब हम क्लास में दोस्तों से बात करना चाहते हैं तो हम जोर से चीखने की बजाय फुसफुसाते हैं। स्पष्ट रूप से कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है जो इसे प्रेरित करती है। अपने आप हम लोग चुपचाप से धीरे धीरे बात करना शुरू करते हैं, है ना, क्योंकि क्लास में आवाज नहीं होनी चाहिए अपने आप। तो इस तरह की नियंत्रित गति को पर्यावरण में भिन्न घटनाओं के अभिज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए जो अनुक्रिया के अनुरूप गति करे, या दूसरे शब्दों में सजीवों को उन तंत्रों का उपयोग करना चाहिए जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। तो हम छोटा सा एक एग्जाम्पल से हम आपको बतला रहे हैं। नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जैसे मैंने कहा, है ना, कि आप
यहाँ से यहाँ तक लिखो, ठीक है, या इनको आप पढ़ो। तो उसमें क्या हुआ, आपके कानों ने सुना, सुनने के बाद ये मैसेज आपके ब्रेन तक गया, ठीक है, कान से सुनने के बाद ये मैसेज ब्रेन तक गया, ब्रेन तुरंत आंख को मैसेज दिया कि तुम्हें ये लिखना है या देखना है या पढ़ना, जो भी करना है, ठीक है। फिर उसने तुरंत, मान लीजिए कुछ लिखना है तो उंगली पे, फिंगर पे किया कि हमें लिखना है, ठीक है। फिर ब्रेन किया है या नहीं किया वो देखते, फिर मेरी आंखें देखती है कि वो काम हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरह से, है ना, एक मैसेज मिला कि मुझे ये लिखना है, तो लिखने के लिए वो मैसेज, मेरे कान मैसेज ब्रेन को दिए, ब्रेन फिंगर को, आइज को, ठीक है। फिर आंखें देखती है, फिंगर वो लिखा है या नहीं लिखा है, फिर ब्रेन देखते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आंख, ब्रेन, उंगली, मेरी कान, सब इसमें, इनके बीच समन्वय है। इसी को हम, कई अंग इसके साथ साथ कार्य करते हैं, है ना, और एक एक प्रतिक्रिया अंगों के बीच में समन्वय, देखिए कई अंग इसके बीच में, और इसी को हम लोग कहते हैं समन्वय और या कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो उद्दीपन के समय विभिन्न अंगों में क्रिया होती है, कंट्रोल होना, कंट्रोल करना, और उनके बीच में समन्वय होना, ठीक है। तो हम देखते हैं कि उनमें कान, ब्रेन, आंख, फिंगर, है ना, जैसे हम टच कर रहे हैं जिस चीज से, तो इतने अंगों के बीच में समन्वय है, इसके बीच, इतने अंगों के बीच कोऑर्डिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो सजीवों को उन तंत्रों का उपयोग करना चाहिए जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते थे। किन तंत्रों को उपयोग करना चाहिए, यहाँ पर क्या होगा, है ना, उन तंत्रों का उपयोग। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पर तंत्रिका तंत्र के बारे में जानेंगे। तंत्रिका तंत्र क्या है, नर्वस सिस्टम क्या है, और यहाँ तक वहां तक मैसेज पहुंचाने में तंत्रिका तंत्र में कौन कौन से इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, उनमें कौन कौन से अंग होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे, है ना। तो सजीवों को उन तंत्रों का उपयोग करना चाहिए जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। तो कौन करते हैं इसका कार्य, हमारे कई अंग करते हैं, और नियंत्रण, नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, बहुत सारे नर्व्स हमारे बॉडी में है ना, ये जो है सो नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं, कई सारे अंग करते हैं। बहुकोशिक, इसी तरह देखिए, यदि हम गर्म बर्तन को हम छू रहे हैं तो टच होते ही हम हाथ हटा लेते हैं, या पैर पे तवा पे पैर यदि पड़ा है तो 1 सेकंड भी नहीं लगता है और हम उसको तुरंत पैर को हटा लेते हैं। कैसे होता है ये मैसेज, तुम्हारा हमारे तुरंत मस्तिष्क को चला जाता है ना, वो सूचना मिलती है कि हमें गर्म लगा और हमें पैर को हटाना है, ठीक है। और इन्हीं वातावरण में होने वाले परिवर्तन के जो उदाहरण है, और परिवर्तन के कारण जो होता है, वही अनुक्रिया कहलाता है। जितने भी जंतु हैं, है ना, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, और वो कार्य उद्दीपन कहलाया, उनके उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। उद्दीपन के समय विभिन्न अंगों में क्रिया होती है और नियंत्रण होता है, नियंत्रण एवं समन्वय होता है।
वातावरण में होने वाले परिवर्तन बहुत सारे हैं, है ना। उनके बारे में मैं अभी और बताऊंगी। बहुकोशिकीय जीवों में शरीर संगठन के सामान्य सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यह कह सकते हैं कि विशिष्टकृत ऊतक का उपयोग इस नियंत्रण तथा समन्वय क्रियाकलापों में किया जाता है ना। विशिष्टकृत ऊतक का उपयोग इस नियंत्रण यानी कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्रियाकलापों में किया जाता है। अब यहाँ पर है जंतु तंत्रिका तंत्र। जहां तक बात है कोऑर्डिनेशन की, है ना, तो उद्दीपन आप लोग 6th क्लास में भी पढ़े होंगे। उद्दीपन क्या है ना। छुई बुई का पौधा को छूते हुए उसका सरमा जाना, दूर से कुछ गोला फेंकना, अचानक कोई सामने ताली बजा देना, गरम तवा पर पैर पड़ना, बिजली छू देना, है ना, खौला पानी में उंगली डाल देना। तो ये जो है वातावरण में होने वाले परिवर्तन, इससे बहुत स्पर्श है, ठंड से भी, उष्मा से, विद्युतीय, रासायनिक प्रभाव, कुछ चुभना, कुछ दबाव होना, किसी के भी वजह से हो सकता है ना। वातावरण में होने वाले परिवर्तन बहुत है। ठंड है, स्पर्श है, उष्मा, विद्युतीय, रासायनिक प्रभाव से, कुछ चुभना, कुछ गड़ना, कील गड़ जाना, दबाव की वजह से होता है। और इन्हें हम क्या कहते हैं? उद्दीपन। और उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, है ना। तो वातावरण में होने वाले परिवर्तन, उद्दीपन, अनुक्रिया, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट हो रहा है जंतु तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। जंतुओं में यह नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, नर्व्स तथा पेशी ऊतक, मसल्स टिश्यू द्वारा किया जाता है, जिसके विषय में हम 9th क्लास में पढ़े। आकस्मिक परिस्थिति में गर्म पदार्थ को छूना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। हमें इसे पहचानने की तथा इसके अनुरूप अनुक्रिया की आवश्यकता है। हम कैसे पता लगाएंगे कि हम गर्म वस्तु को छू रहे हैं? हमारे पर्यावरण में सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्ट सिरों द्वारा लगाया जाता है। ये ग्राही प्रायः हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये है कि हम नियंत्रण और समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतक यानी कि मसल्स टिश्यू और नर्व द्वारा पता लगाते हैं। और कुछ जो भी हम लोग पर्यावरण से सभी सूचनाओं का जो पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। जैसे ये जितने भी है 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित है। ये ग्राही जो है ज्ञानेंद्रियों में स्थित है, जैसे आंतरिक कर्ण, नाक, जीवा आदि, है ना। और त्वचा, कान से सुनते हैं, नाक से हम स्मेल लेते हैं, जीवा से रस का स्वाद लेते हैं, और रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं, और घ्राण ग्राही गंध का, स्मेल का पता लगाते हैं, है ना। और आंख से देखते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं। तो ये 5 हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। कर्ण, नाक, जिह्वा, और रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं जिह्वा से, और घ्राण ग्राही गंध का पता लगाते हैं नाक द्वारा, और आंतरिक कर्ण द्वारा सुनने का। और जब हम कुछ सुनेंगे तभी तो मैसेज ब्रेन तक जाएगा। स्पर्श
गर्म है या ठंडा, ये हमारे त्वचा स्पर्श करके बतलाते हैं, है ना। यहाँ पर है, हम कैसे पता लगाएं कि हम गर्म वस्तु को छू रहे हैं। यह सूचना एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमाकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है। यहाँ पर है तंत्रिका कोशिका और तंत्रिका पेशीय संधि, दो चित्र है। तंत्रिका कोशिका का चित्र है ए, और दूसरा है तंत्रिका पेशीय संधि। तो यह सूचना एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमाकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित किया। द्रुमाकृतिक, यहाँ पर जो है सबसे पहले तो हम जानेंगे तंत्रिका, है ना, तंत्रिका कोशिका का चित्र। तंत्र, ये क्या है, तंत्रिका कोशिका का चित्र है। ये इसके 3 पार्ट है। ये ध्यान से देखिए इसको, ये एक वृक्ष की आकार का है। ये आप एग्जाम में जरूर आता है, तंत्रिका तंत्र का चित्र बना है, और ये बनाना बहुत कठिन भी नहीं है। आप इसके अपने मन में एक वृक्ष की छाया को दिमाग में रखें, वृक्ष की आकृति को दिमाग में रखें, और इसको आप बना सकते हैं। तंत्रिका का अंतिम सिरा जड़ की तरह, और बीच में एक तना बना लीजिए, और फिर यहाँ पर वृक्ष के आकार का थोड़ा सा टेंटिकल्स वगैरह इसको निकाल, जिसे कहते हैं डेंड्राइट्स, है ना। जो टेंटिकल्स इतना निकला हुआ है इसको कहते हैं डेंड्राइट्स। तो सबसे पहले तो हम देखिए तंत्रिका कोशिका है क्या। ये है तंत्रिका कोशिका। इसके इम्पॉर्टेंट 3 भाग हैं। ये कहलाता है कोशिका काय, यानी कि सेल बॉडी। सेल बॉडी कहलाता है। इसके बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। ये ऑरेंज कलर का जो भाग है वह कोशिका का द्रव्य है। कोशिका के अंदर जो द्रव्य है वह है, और ये केंद्रक है, न्यूक्लियस है। ये है ध्रुमिका। ये जो पेड़ जैसा जो टहनी और पतली पतली शाखा जैसे जो निकली हुई है, ये कहलाती है ध्रुमिका, या इंग्लिश में डेंड्राइट, है ना। ये डेंड्राइट या ध्रुमिका कहलाता है। और इसके बाद ये तंत्रिकाक्ष एक्सॉन कहलाता है। ये है, देखिए इसके अंदर से नर्व्स जा रहा है ना। ये हो गया तंत्रिकाक्ष यानी कि एक्सॉन। और एक्सॉन के बाद ये है लास्ट सिरा, एक्सॉन का अंतिम सिरा। ठीक है, ये फिर अगले कोशिका नर्व सेल से जुड़ जाते हैं। ये फिर नेक्स्ट नर्व सेल से जुड़ जाते हैं। फिर डेंड्राइट्स और एक्सॉन, मतलब जैसे है वैसे फिर दूसरा नर्व सेल से जुड़ जाता है। तो ये तो हो गया नर्व सेल का चित्र, तंत्रिका कोशिका का बनावट, आकृति कैसी होती है ना। अब यहाँ से क्या होता है, यह सूचना एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमाकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित होता है। इससे, ये डेंड्राइट से हमें सूचना मिलती है ना। ये डेंड्राइट ये जो है, जैसे कैसे नेटवर्क फैला हुआ रहता है, एंटीना कैच करता है ना, उसी तरह का ये जो है डेंड्राइट सूचना को कैच करता है, और एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह विद्युत आवेग पैदा करती है। यह आवेग ध्रुविका से बॉडी तक आता है ना। ये विद्युत आवेग जो है यह कहाँ पर आता है, सेल बॉडी में आता है। ध्रुविका से कोशिका काय में आ जाता है, ये जो है सेल बॉडी उससे तक आता है। और तब फिर वो मैसेज कहाँ तक जाता है, वो एक्सॉन से होता हुआ, है ना। ये एक्सॉन है,
ये एक्सॉन, देखिए ये एक्सॉन है। एक्सॉन से होता हुआ कहाँ चलाता है? तंत्रिका का अंतिम सिरा तक। एक्सॉन से होता हुआ अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। अब एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करती है। जो खाली जगह जो है तंत्रिका, इसके बाद जो फिर दूसरे नर्व सेल्स आएंगे, तो दोनों के बीच में जो खाली जगह रहेगा, है ना, जो एक्सॉन अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है और एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन कराता है। यहाँ पर देखिए, जो ये रसायन रिक्त स्थान, ये जो खाली जगह है, इसके और इसके बीच का जो खाली जगह है, ये रिक्त स्थान को बोलते हैं सिनेप्स। इसको क्या कहते हैं? सिनेप्स। तो ये सिनेप्स दरार को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की, समझे, यहाँ पर जैसे एक ये हुआ, इसे फिर हम एक जोड़ेंगे, एक दूसरे फिर तंत्रिका कोशिका इसके साथ आगे बढ़ जाएगी, लगेगी। तो यहाँ पर जो गैप हुआ, जो खाली स्थान हुआ, तो उसको हम बोलते हैं सिनेप्स, सिनेप्टिक दरार। तो ये कहलाएगा सिनेप्टिक दरार, खाली जगह को सिनेप्स। ये दरार को पार करते हैं, यानी कि सिनेप्स को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका, यानी कि फिर यही चीज, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका यानी कि डेंड्राइट में इस तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। तुरंत अगली तंत्रिका कोशिका यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और फिर नर्व सेल्स की डेंड्राइट यानी कि ये चीज ध्रुविका, ये सब जो ध्रुविका है, वह इस ध्रुविका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं और यह शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामान्य योजना है। शरीर में, ठीक है, तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामान्य योजना है। इस तरह एक अंतर्गठन यानी कि सिनेप्स अंततः ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं, ठीक है, इस तरह एक सिनेप्स जो हमने अभी कहा, इसके और अगला कोशिका के बीच के जो गैप है, रिक्त स्थान है, सिनेप्स है, तो ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिका या ग्रंथि तक ले जाता है। ठीक है, आज हम यहीं तक रहने देते हैं। तंत्रिका कोशिका की बनावट और इसके भाग कितने हुए, है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं 7.1 से पढ़ाऊंगी, यहाँ से पढ़ाऊंगी, ठीक है। पेशी कोशिका या ग्रंथि तक ले जाता है। नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ तक पढ़ाऊँ, यहाँ से स्टार्ट करूंगी। आप लोग वीडियो देखें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, ताकि मैं और इनकरेज होती जाऊं और मैं बहुत अच्छे ढंग से और मैं करती जाऊं। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।